आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ डाउडो। तो थाने में दिख गयोगे, थाने मेरी शकल दिख ही गए, तो मैं चालू कर दूं। आज का जो टॉपिक है, पहले आ जाओ यार तुम सब, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है। वो ऐसा टॉपिक है कि जिसका नाम है मान गयो अरे हो गयो सुन मान सुन। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, बस ऐसा ही टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक समझ पर आधारित है। अगर कंसेप्ट तुम समझ गए तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, और अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो रट लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शब्द सुना होगा तुमने मानसून, शब्द तुमने सुना होगा आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। शब्द तुमने सुना होगा ऋतु, कोई लड़की को नाम नहीं, ऋतु, वो ऋतु जो 6 ऋतु में मानी गई है। और शब्द तुमने सुना होगा जलवायु। आज जो हमारा टॉपिक है वो जलवायु है। लेकिन बच्चों, आप बच्चे हो, नए नए आए हो, अभी 12वीं करके आए हो, कुछ शब्दों का पता होना चाहिए हमें। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ एक प्रकार से परिवर्तन है। सर ये क्या बता रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौसम से बना अरबी भाषा का एक शब्द है। नंबर 2 बात, मौसम क्या है? मौसम वो है जो बिगड़ जाए, तुरंत बिगड़ जाए, समय नहीं लगे, आपकी बीपी की तरह कभी हाई हो जाए कभी लो हो जाए। 24 घंटे का, एक दिन का, 2 दिन के समय को बच्चों मौसम कहा जाता है। इसीलिए तो चलो आगे चलो। ऋतु जो होती है वो 2 महीने की, 3 महीने की ऐसे होती है, थोड़ा सा लंबे समय होता है। जैसे 2 महीने गर्मी पड़े उसे ग्रीष्म कह दिया, 2 महीने सर्दी पड़े, सर्दी से कम पड़े, यानी 2-3 महीने का समय होता है। और बच्चों जलवायु होता है 30 वर्ष का समय, 30 ईयर, 30 साल का समय होता है। भले ही इस बार आपके सीकर में ज्यादा गर्मी पड़े, लेकिन जीके में पढ़ना पड़ेगा कि सर्वाधिक गर्मी चूरू में, सर्वाधिक सर्दी चूरू में। वाई इसीलिए बस, क्योंकि इसमें 30 साल के आंकड़े लिए जाते। पिछले कई सालों से फतेहपुर में ज्यादा सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जीके में आपको पढ़ाया जाएगा कि सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक सर्दी चूरू। मौसम थोड़े समय का होता है। जैसे आप कहो किसी को, मैं कहूं कि भाई यार आना, फेंकोगा नहीं गुरुजी, आज जलवायु खराब है, आज मैं नहीं आ सकता, आज ऋतु खराब है, आज मैं नहीं आ सकता, आज मानसून खराब है, मैं नहीं आ सकता। तुम कहोगे आज मौसम खराब है इसलिए मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मौसम कब बिगड़ जाए क्या पता, कब बारिश हो जाए। तो मौसम थोड़े समय का होता है। तो ध्यान रहे, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक क्या है? दिस टॉपिक नेम ऑफ जलवायु। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और चीजें बताऊंगा। वो चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो चीजें बार बार, उससे पहले कुछ और बताऊंगा, ऐसे कर करके पता नहीं क्या क्या बताऊंगा। यानी शब्द है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। सिर्फ आपको समझना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग मैं लगा चुका हूं पहले। इसलिए तुम सिर्फ इस टॉपिक को समझो। राम राम गुरुजी, तारने मौसम की होगा आछो है, आग दिल में लगी है जब वो खफा हुए, महसूस तब हुआ जब वो जुदा हुए, करके वफा हम कुछ दे ना सके उन्हें, पर वो बहुत कुछ दे गए जब वो बेवफा हुए। वाह क्या दर्द है तेरी शायरी में छड़े। चलो आ जाओ, जलवायु समझ गए, 30 साल के आंकड़े, एक प्रकार से ये समझो मौसम ही है। तो मौसम को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, जलवायु को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? पहली चीज प्रभावित करती है अक्षांश। सर कैसे? जैसे ये है, ये कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा है, सूर्य इस रेखा पे सीधा चमकेगा, फिर कभी कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा। अब जो ये एरिया है जो निम्न अक्षांश है ये, और अक्षांशों में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां गर्मी कम होगी। जहां सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी यानी निम्न अक्षांश, यहां पे गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देशांतर प्रभावित नहीं करते हैं, अक्षांश प्रभावित करते हैं। नंबर 2, कई बार थे यहां का एक बोलो भाईडा मुंबई में, मेरा मुंबई में तो गर्मी सर्दी पड़ा ही कोई, तो थे ज्ञानी बढ़ोगा, बोले भाई जी मुंबई चुका है वो समुद्र के किनारे है, जब कौन पड़े थे, अचानक तुरंत ज्ञानी बन जाओगा।
तो समुद्र से जो दूरी है वो जलवायु को प्रभावित करती है भाई साहब। समुद्र के किनारे उनको कभी कोई टेंशन नहीं है, वहां का टेम्परेचर 30 से 35 रहेगा चाहे सर्दी। दक्षिणी भारत का टेम्परेचर इतना चेंज नहीं होता है, दक्षिणी भारत की जलवायु इतनी चेंज नहीं होती है बात से जितनी उत्तर भारत की चेंज होती है। जैसे हमारे समुद्र से कितनी दूरी है, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, और आ चुका है तो बार बार आ सकता है बस, इसलिए दोबारा देख इसको। चल, ये है आपका राजस्थान, ये समुद्र है, ये है अरब सागर बच्चों, ये है बंगाल की खाड़ी बच्चों, और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नहीं याद रहे कि इधर अरब सागर है कि इधर अरब सागर है, हो सकता है नहीं ध्यान में रहे तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इधर से चलो ए, इधर बे, याद रखिएगा। यानी बंगाल की खाड़ी से तो राजस्थान बहुत दूर है, 2900 किलोमीटर है। क्या प्रभावित करेगा यार 29 किलोमीटर, क्या गुंडा बनेगा। लेकिन अरब सागर हमसे 400 किलोमीटर है, तो भी भाई क्या प्रभावित करेगा ये। लेकिन अरब सागर की दो शाखाएं हैं यहां, एक कच्छ कारण है, एक खंबात की खाड़ी है। दोबारा समझना, एक तो है कच्छ कारण, एक है खंबात की खाड़ी। यहां से आपको दो चीजें अभी याद करवाऊंगा मैं, जो आगे आपके बहुत काम आएगी। अरब सागर हमसे 400 किलोमीटर दूर है। हमारी जो भी नदियां हैं, वो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, वो सीधा नहीं ले जाती, किसी और का सहारा लेके चढ़ के चली जाती है। और इधर है खंबात, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जैसे माही नदी है, साबरमती नदी है, लूणी नदी है। तो अरब सागर की दो खाड़ी, कच्छ कारण और खंबात। नहीं याद रहे तो पहले कै आएगा, यानी कच्छ कारण हमारे नजदीक है, बाद में कै आएगा, खंबात की खाड़ी दूर है। ऊपर कच्छ कारण है, नीचे खंबात। नीचे जैसे नदी माही है नीचे वाली, वो खंबात की खाड़ी में जाएगी, ऊपर नदी लूणी है, वो कच्छ के रण में जाएगी। और वह क्या ट्रिक बताइए, शाबाशी दो मन। ठीक है, कच्छ कारण यानी कच्छ कारण 225 किलोमीटर है, हमारे नजदीक है, और खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर हमसे दूर है। ये मैंने तो इधर चित्र में बनाया है, लेकिन आपको तो लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, बस लिखो, ऐसे लिखना है, साथ साथ में लिखता जाइयो। बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अरब सागर कितना दूर है हमसे, अरब सागर 400 किलोमीटर। और भी सागर लिख दो फिर। ए कच्छ कारण कितनी दूर है, 225 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी कितनी दूर है, 275 किलोमीटर। वाह वाह, गुरजिया के मकड़ी मांडी हो, मकड़ी मांडी हो मतलब है? क्या कह रहे हो हैं? क्या बोल रहे हो? ठीक है, यानी जलवायु को, मौसम को क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 3, धरातल। टावरों, धरातल प्रभावित करेगा कैसे, जैसे हमारे यहां क्या है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेत है। अब रेत क्या करेगी, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, पहाड़ ना जल्दी से गर्म होते ना जल्दी से ठंडे होते, इसलिए मौसम को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को हिमालय प्रभावित करता है, और राजस्थान की जलवायु को अरावली प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अरावली के इधर वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है, जहां अरावली की ऊंची पहाड़ियां हैं वहां ठंड है, जहां अरावली के इधर वाला क्षेत्र है वहां बारिश नहीं हो पाती, इसलिए अरावली भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। फिर है समुद्र से ऊंचाई। ऊंचाई समझ गए? जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है, सुना होगा, माउंट आबू समुद्र तल से इतना ऊंचा है, या फिर मेरा चूरू समुद्र तल से इतना ऊंचा है। ये चीज समझने वाली है बस। समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है, जो समुद्र के किनारे गोवा है वो, लेकिन जो समुद्र से ऊंचाई पे, ऊंचाई समझ गए, ऊंचा, तो ऊंचाई कैसे, कहां से नापा जाता है, ये भी एक बार प्रश्न पूछा है। मद्रास चेन्नई, अगर कोई ये कहे कि मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचा है, तो समझ लो वो समुद्र तल ये।
यहां से उसने ऊंचाई बताई है 2000 मीटर। अब बात है ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है। यह धरातल है बच्चों, धरातल का मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ये तो रट ही लेना, रट्टा ही लगाना है कि धरातल से कभी घरे कुई का ही खोदा है, पानी खातर पहली खोदता भी कुई में कदी बड़ेड़ा होगे, मुंह तो बड़ेड़ा थे बड़ेड़ा हो कदी, और कुई ज्यादा ऊंडी को नहीं, थोड़ी सी खोदा है और मां जा एकदम पसीना तर बतर। इसका मतलब चाहे तो धरातल से ऊपर जाओ तुम और चाहे धरातल से तुम नीचे जाओ, टेम्परेचर ऊपर जाओगे धरातल से या नीचे जाओगे धरातल से, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम, नीचे जाओगे तो बढ़ेगा 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि नीचे तो गर्मी पड़े, ऊपर घटेगा तो फिर कोई नयो टाबर जो को अभी सीबीएसई करके आए हुए वो उसका आप ही कह देगा सर 165 मीटर पे 1 डिग्री कमोइया करता करता जे आप सूर्य नूर जा तो के माइनस हो जाएगा, नाम ना ना तो दिमाग ना लगाए तो आया को नहीं भाई। ये सिर्फ सौर मंडल में ही होता है। कैसे होता है पता है? कारण देखो, इसको समझ जाओ कि टेम्परेचर घटेगा क्यों। जैसे सूर्य का प्रकाश आया, यहां 30 डिग्री है सूर्य का प्रकाश, यहां भी 30 डिग्री है सूर्य का प्रकाश, यहां भी 30 डिग्री है। जैसे ये 1000 मीटर है, ये 2000 मीटर है, ये 3000 मीटर है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बराबर आ रहा है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया धरती के ऊपर, धरती पे किरणें पड़ी तो धरती वापस अपनी किरणें फेंकती है, क्योंकि पृथ्वी गर्म होगी तो कहेंगे नहीं भाई जी पृथ्वी मुंह लू निकला, पृथ्वी मुंह भाप निकलने लग रही है, यानी पृथ्वी गर्म होकर वापस विकिरणें फेंकेगी। अब मान लो 30 डिग्री तो वो सूर्य का ताप आई और पृथ्वी नीचे से विकिरणें फेंकेगी, नीचे से विकिरण फेंकेगी तो सबसे पहले नीचे वाला भाग आएगा, और मान लो इस विकिरण का टेम्परेचर 5 डिग्री है तो यहां का टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये विकिरणें कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे ज्यादा रहेगी। बात समझ गए? यानी धरातल का टेम्परेचर क्यों ज्यादा गर्म होता है नीचे का, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वो सूर्य से फेंकी गई, पृथ्वी से फेंकी गई वापस जो किरणें है ना गर्म, वो धीरे धीरे ऊंचाई पे कम हो जाती है, इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्र पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये चीज रट लेना कि 165 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे कोई बच्चा बताओ कि धरातल का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय माउंट आबू का क्या होगा? मान लो आपसे कोई पूछ ले तो जल्दी से कोई मैथ का बच्चा बताओ, बताओ भाई बताओ। वीरों की भूमि झुंझुनू से प्रणाम, वीरों की भूमि चूरू से प्रणाम। उत्तर बताओ मुझे, बताओ। अगर धरातल का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो माउंट आबू का उस समय क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कैसे आएगा? क्योंकि माउंट आबू का ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर बट्टा 165। जितने आएंगे उतने घटा दो 40 में से। पूछ ले भैया, पूछने का क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। सर यहां पढ़ान लाग रहे हो, पढ़े कौन सारा कमेंट ही लाग रहे हो, कमेंट कौन लाग रहे? आपको पता है ऊंचाई से कितना प्रभावित होता है? अक्षांश भी प्रभावित है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, जिस अक्षांश पे आगरा है उसी पे दार्जिलिंग है, लेकिन आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री गर्मी में होगा तो दार्जिलिंग का 4 ही डिग्री होगा। देखो ऊंचाई का कितना फर्क आ जाता है। समझे बात को? समझे बात को? चलो इतनी बात समझ गए। ये कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। निम्न में से जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अब मैं थाने एक चीज और जोर की सी बताऊंगा, बात और ही जोर की चीज है, बात बहुत काम आओगी, समझो। वाह यार क्या चित्र बनाए हो, कलाकार है यार चाण तो। है यार गोल चित्र लीजिए, वो क्या लीजिए, कोई लिख रहे नहीं, चलो आपने बना लियो। समझो इस चीज को। देखो ये पृथ्वी है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। बहुत प्यार से समझना,
ये समझने के बाद आप बहुत सारी बातें समझ जाओगे, क्योंकि आगे यही चीज बस काम आएगी। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री। पृथ्वी को दो बराबर भागों में मैंने काट दिया। पृथ्वी को भू बोलते हैं, बराबर को मध्य बोलते हैं, इसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, फिर एक रेखा यहां है जिसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। बच्चों को पता होगा, ऊपर कर्क है नीचे मकर है। कै पहले आता है तो ऊपर वो लिख देना। 23.5 डिग्री ये है मकर। फिर एक रेखा यहां है वो है 66.5, एक यहां है 66.5। 3 रेखाएं पृथ्वी पर इंपोर्टेंट। 0 से ऊपर है वो उत्तरी अक्षांश, 0 से नीचे है वो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, टोटल 90 ऊपर है 90 नीचे है। ठीक है, अब समझो चीज को। दैट सपोज बच्चों, दैट सपोज किसी दिन हमारा सूर्य यहां है, ये सूर्य बना रहा हूं। ठीक है, छोटा बना रहा हूं, समझ जाना आप। सूर्य यहां है किस रेखा पर? इस रेखा पर। भाई किस रेखा पर? इस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। कितने तारीख को? 21 मार्च को। सोचो 21 मार्च को पृथ्वी पर इस किरण पर सूर्य चमक रहा है। इस पर चमकने का मतलब सूर्य के दोनों भागों में बराबर ताप मिलेगा और दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होंगे, क्योंकि यहां भी बराबर मिलेगा, यहां भी बराबर मिलेगा। अब सूर्य ऊपर जाना शुरू हो जाता है। यहां तक पहुंचने में, कर्क रेखा तक पहुंचने, भारत कहां है? भारत यहां है। ठीक है, ये भारत है। कर्क रेखा तक पहुंचने में उसे 3 महीने लगते हैं। मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां पहुंच जाएगा जून में। कितने जून को? 21 जून को। 3 महीने लगे यहां तक पहुंचने में और 21 जून को सूर्य इस रेखा पे चमकता है। भारत यहां है, राजस्थान यहां है, भारत के एकदम बीचों बीच चमकता है भाई साहब। अरे भयंकर, जून के माह में जेठ की दोपहरी, पांव जले सैया पांव जले, भयंकर तरीके से गर्मी पड़ती है हमारे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ऊपर की ओर आता है तो इधर तो भयंकर गर्मी पड़ती है, सूर्य का ताप यहां तक पहुंच नहीं पाता है। यहां 3 महीने तक लगभग अंधेरा रहता है। फिर वापस जाना शुरू हो जाता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने लगेंगे। सितंबर में वापस वहीं आ गया जहां मार्च में था। कितने सितंबर को? 23 सितंबर को। तो आप देखो मार्च में होली के आसपास बड़े प्यारे दिन होते हैं, और आप देखो सितंबर में भी बड़े प्यारे दिन होते हैं, ना गर्मी ना सर्दी। पृथ्वी पर यहां पहुंचने का मतलब पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को बराबर ताप मिलेगा और पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होंगे। बात ने समझा? कहां पहुंचा वो? यहां पहुंचेगा। फिर वापस 3 महीने फिर नीचे जाएगा और 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितनी तारीख को? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य इस रेखा पे चमकेगा। हमारे यहां सर्दियां पड़नी शुरू हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश इधर तक पहुंच नहीं पाएगा, दिन हमारे छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएगी। ये चक्रव्यूह चलता है। 21, 23, 22 मार्च से शुरू करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो समय होता है उस समय नई नई कुंपड़ें निकलती है और एक ऋतु शुरू हो जाती है जिसका नाम है बसंत ऋतु। और जून आते ही गर्मी शुरू हो जाती है, फिर एक ऋतु शुरू हो जाती है जिसका नाम है ग्रीष्म। और फिर बसंत और शरद, यानी दिसंबर में सर्दी शुरू होती है, उसे बोलते हैं शीत ऋतु। और शीत से जस्ट पहले जब कम सर्दी हो, कम गर्मी हो, उसको बोलते हैं शरद। वो होती है शरद ऋतु। वैसे भारत के कैलेंडर के अनुसार, हमारा जो हिंदू धर्म उसके अनुसार तो 6 ऋतुएं हैं। वैसे ज्योग्राफी में देखें तो मुख्य रूप से 4 ऋतुएं हैं। हम वर्षा ऋतु उसको अलग पढ़ लेंगे। हैं हिंदू प्रत्यय कराओ ऐप पे, बिल्कुल हिंदी का प्रत्यय बचाऊंगा। एक टॉपिक में जल्दी करवा दूंगा, 1-2 दिन में ही करवा देंगे। चीज समझ में आई? ये उत्तरी ध्रुव का है, ध्यान रखना। उत्तरी ध्रुव 21 जून को भयंकर गर्मी पड़ती है, तो दक्षिणी ध्रुव पे ऑस्ट्रेलिया वालों की सर्दी पड़ती है बच्चों। ये समझ में आई? 21-21। अब एक चीज को और समझना है आपको। 21 जून को सूर्य इस रेखा पे चमकेगा, तो एक नियम जो आगे बहुत काम आएगा कि ताप बढ़ाने पर वायु दाब पर क्या फर्क पड़ता है। वायु दाब का मतलब वायु है, हवा है। कि ताप अगर बढ़ाएंगे, ताप कैसे बढ़ेगा? सिलेंडर से तो बढ़ा नहीं सकते हैं, फूंक मार के तो बढ़ा नहीं सकते। ताप बढ़ेगा जब सूर्य जिस रेखा पे चमकेगा।
जैसे यहां चमक रहा है, यहां हमारा भारत है, तो उस समय ताप बढ़ा भारत में, तो ताप बढ़ेगा तो वायु दाब पर क्या फर्क होगा? तो कई बार सीधा पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायु दाब बढ़ेगा, वायु दाब घटेगा, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की, समझने की बात है। जैसे ये सूर्य की किरणें, ठीक है, भयंकर किरणें पड़ी, तुम यहां बैठे हुए हो, तुम समझ लो वायु के कणों, और ये सूर्य के ताप है, कितनी देर बैठ पाओगे रे? ना गुरुजी, कोन्या बैठे हो जा, बिल्कुल। जैसे ही ताप बढ़ा, हवा हुई गर्म, गर्म चीज ऊपर उठेगी, हवा ऊपर चली जाएगी, यानी ताप बढ़ाते ही वायु दाब क्या होगा? कम। रट्टा मार लेना, नहीं समझ में आया तो। अब क्या है, जैसे ये है, सूर्य यहां चमक रहा है, तो इस क्षेत्र का वायु दाब क्या हो गया? कम। यहां क्या है, सूर्य की किरणें टेढ़ी, यहां वायु दाब क्या हो गया? ज्यादा। यहां वायु दाब क्या हो गया? कम। नया नियम, ताप बढ़ाने पर वायु दाब पर क्या फर्क पड़ता है? वायु दाब कम होगा। लेकिन वायु दाब का मतलब हवाएं। अब नियम यह कि हवाएं किधर से किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई टू हाई, लो टू लो। हवाएं किधर चलती है? यानी ज्यादा से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर, कम से ज्यादा की ओर, कम से कम की ओर। वाह, के लिखिए, डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पर नजर डाली, लेकिन जब धुरिना पर नजर डाली, सुभाष जी सर ने हमारी किस्मत ही बदल डाली। इसको कोर्स फ्री देना पड़ेगा यार, ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है वत्स। अब बात समझो, ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम। हवाएं किधर चलती है? ये आगे बहुत काम आओगे, जलवायु में करवाना रहा हूं, जलवायु मिनटा में समझ में आ जाओ, पहले ये बात करनी जरूरी है। अगर मान लो आपने ये कह दिया कि हवाएं किधर से किधर चलती हैं, आपने लिख दिया कि कम से ज्यादा की ओर, तो हे भोले मानुष, इस कलयुग में तुम कैसे पैदा हो गए? तुम कह रहे हो कि हवाएं कम से ज्यादा चले, और एक कमेंट भी आ गया एसवी बैरवा, हे वत्स, मैं तुमसे कहूं कि 50 रुपये दो, तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तू देगा कहां से? जब हवाएं है ही नहीं तो तू चला किधर रहा है? अमल खाइड होगी। जब हवाएं है ही नहीं, पैसा तो वही देगा ना जिसके पास है वत्स। प्रकृति अपना संतुलन बना के रखती है। प्रकृति जहां हवा ज्यादा हो गई, प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी और कहेगी, जहां ज्यादा है उनको कहेगी कि भाइयों और बहनों जाओ, यहां हवाएं कम हो गई है, तो ये हवाएं चलेगी इधर। तो सीधा सा नियम है यार, प्रकृति संतुलन कैसे बनाएगी? हवाएं हमेशा किधर चलेगी? जिधर ज्यादा है उधर ही तो चलेगी। ढोल है, ढोल, ढोल ने या फुला लियो, ढोल के अंदर हवा ज्यादा होगी, थोड़ा सा बेच क्लो कर दिया, तुरंत बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जहां ज्यादा है वहां कम की ओर निकलेगी। प्रकृति का रूल है यार, मैंने थोड़ी बनाया है। यानी हवाएं किधर से किधर की ओर चलती है, ये दोनों नियम अभी लिख लेना चाहिए। यानी वायु दाब, सॉरी, ताप बढ़ाने वायु दाब कम होगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर विथ कर्मानुपाती प्रेशर, और हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च से निम्न की ओर। अति बात अगर थारे समझ में आ गई तो मैं आगे भाई सी तब ही को नहीं हूं थारे। आगे चले, अब काम की चीज आएगी। लेकिन एक चीज मैं और बतानी भूल गयो रे, भूल जावा, आजकल टेंशन बहुत होती है, भूल जाते हैं। देखो, आपने देखा सूर्य लास्ट में इधर तक लेके आया, सूर्य लास्ट इधर तक लेके आया। जहां सूर्य एनी टाइम चमकता है उस क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण, और इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यानी जो क्षेत्र इनके बीच में आ रहा है वो है उष्ण कटिबंध, ठीक है। यहां थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, ना उष्ण है ना ही शीतोष्ण है, शीत है, ना गर्मी है ना सर्दी है, इस क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये भी क्या है? शीतोष्ण, ये दक्षिणी शीतोष्ण, वो उष्ण। यहां तो सिर्फ सर्दी सर्दी पड़ती है, इसको बोलते हैं शीत, और इसको भी बोलते हैं शीत।
अब देखो हमारा राजस्थान, मैं अलग से यहां बना रहा हूं, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का कर्क रेखा यहां से गुजरती है, भाई ये राजस्थान है, कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, इसका मतलब इसके नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा ये तो आ गया उष्ण में, इसके ऊपर पूरा राजस्थान किस में आ गया, शीतोष्ण में। लेकिन भारत को क्या लिखे, आधा भारत उष्ण में आधा शीतोष्ण में, भारत को क्या लिखूं, चलो राजस्थान को तो लिख दिया क्योंकि कर्क रेखा है, कर्क रेखा से नीचे उष्ण कटिबंध है, ऊपर पूरा बच गया राजस्थान 90%, तो वो शीतोष्ण। लेकिन भारत तो बीच में उलझ रही है, उसको क्या लिखे भाई। एग्जाम में आया था फर्स्ट ग्रेड में, पता नहीं आईएएस तक में आ गया ये, भारत की जलवायु कैसी है, भी राजस्थान की तो आपने लिख दी शीतोष्ण, लेकिन भारत की जलवायु कैसी है। टेंशन क्या मिले हो सर, शेर आ गयो है शामी, किंग आ गयो, आ जाओ रे बेटी का बापू है। हाँ। अरे बताओ भारत किस में आएगा, अरे आई लव यू बाद में बोल दे, पढ़ ले। एक बात बताओ, कितने महीने सर्दी पड़ती है रे, मात्र 3 महीने, दिसंबर जनवरी 2 ही है, नवंबर और जोड़ दो यार, बाकी 9 महीने क्या पड़ती है, गर्मी। तो बोले यार गर्मी पड़ रही है इसलिए भारत उष्ण कटिबंध में आएगा, बात भी सही है, वरना फिर इन दोनों के 5-5 10-10 डिग्री अक्षांश ले लिए, यहां तक और यहां तक, यहां तक और यहां तक, बोले इनके बीच के क्षेत्र को बोल दो उपोषण। तो वैसे देखे तो राजस्थान उपोषण में, भारत उपोषण में, लेकिन बोले यार क्या उपोषण भाई, अठे गर्मी पड़े 9 महीना, उष्ण है। वैसे देखे तो भारत उष्ण कटिबंध में आता है। अब करते हैं शुरू हम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं। चलो करें शुरू, आओ ढंग से समझ लेना, बार बार नहीं समझाऊंगा, इस चीज को कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये है आपका अरब सागर, ये है बच्चों हिंद महासागर, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों, ढंग से समझ लेना, चित्र भी साथ साथ में बनाओ तो सोना पर सुहागा है, ठीक है। और ये रही आपकी कर्क रेखा, ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। और ये भारत से थोड़ी 800 किलोमीटर दूर कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। और ये रही हमारा राजस्थान, वीरों की भूमि। इतनी बात क्लियर है। इंडिया का मैप कितना अच्छा बनाते हो, चलो किसी ने बढ़ाई तो की, बनाना कोई आसान नहीं है टावरों, मेरे तो 10 साल के पुराने वीडियो में भी मैप से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा मुश्किल होता है, मास्टर बनाते टाइम में थोड़ा शर्म आ जाए, जान के खुद जो बन गयो तो बन गयो, तो बन गयो। हाँ चलो दोबारा देखो, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई भाई, इतनी बात आ गई। चलो एक काम और करता हूं मैं, यहां भी बना लेता हूं, यहां एक राजस्थान और बना लेता हूं ताकि साथ साथ में कुछ क्लियर होता जाए। और ये है कर्क रेखा, ठीक है। यहां लास्ट जिला है बांसवाड़ा, काम आएगा। इधर एक जिला है झालावाड़, काम आएगा। इधर एक जिला है सिरोही, काम आएगा। इधर जिला है जैसलमेर, काम आएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है? ठीक है सर। आओ कंसेप्ट समझना बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कर रहा हूं, तुम समझने की करना। याद करो जो शहीद हुए थे उनकी कुर्बानी, याद करो। ये मार्च है, इस कंसेप्ट को देखो। मार्च में सूर्य कहां था? विषुवत रेखा पे, यानी सूर्य मार्च में इस रेखा के ऊपर है। ठीक है, उधर मैंने बताया। मार्च के बाद अप्रैल लगभग यहां आएगा, मई में यहां आएगा, जून में यहां आएगा। ठीक है, जून में आएगा यहां। तो अब मान लो कि मार्च है,
तो मार्च में होने का मतलब ये हो गया आपका, बात ने समझता जाइए टावरो, बात की गहराई को समझना बस। देखो मार्च में सूर्य यहां है और लगभग अप्रैल में सूर्य आ गया यहां। यहां सूर्य चमकने का मतलब बच्चों ये है कि यहां का वायु दाब क्या हो गया, कम। सूर्य चमकेगा तो वायु दाब कम होगा, यहां थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो कुछ हवाएं इधर चल सकती है। अरे एकदम सूखी हवा कुछ नहीं, बंगुड़िया चलेगा, लू चलेगी। क्यों? क्योंकि यहां वायुदाब थोड़ा कम हो गया, तो ये हवाएं इधर चली तो थोड़ी बहुत लू चलेगी और कुछ नहीं, गर्म हवाएं चलेगी। क्यों? इधर से कोई पानी तो आएगा नहीं। अब क्या होता है, जैसे ही वो अप्रैल आए, और अप्रैल लास्ट, थोड़ा सा अप्रैल ही मान लो, अप्रैल में यहां का वायुदाब थोड़ा सा कम हुआ, और किन्हीं वजह से अभी मानसून नहीं आए, किन्हीं वजह से यहां से कई बार पानी उठ के इस साइड में थोड़ी बहुत कई बार बारिश कर देता है, नॉर्मल ऐसी, जिसे हम मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। वो जो वर्षा यहां छींटाकसी शुरू हुए और जे बारिश हुई, और बारिश होता है आम खिल जाए। यानी क्या होता है, आपको याद करो कि आम कब आने शुरू होते हैं, अप्रैल में। क्यों? वो मानसून तो नहीं आया अभी, लेकिन मानसून से पहले थोड़ी बहुत यहां से उठ के तमिलनाडु केरल इस साइड में कई बार ये बादलियों बारिश कर दे, अरे करता ही बोले रहा निहाल हो गया, आम तैयार हो गया, उस वर्षा को अम्र वर्षा कहते हैं। वो कर्नाटक में भी होती है। कर्नाटक में वह भारतीय सर्वाधिक कॉफी कहां होती है, कर्नाटक में कौवा कौवा कॉफी, और कॉफी वह चेरी ब्लॉसम, तो इसे कर्नाटक में कॉफी या चेरी ब्लॉसम वर्षा कह देते हैं। कौवा के फूल खिल जाते हैं, फूलों वाली वर्षा कह देते हैं इसे। ये अभी मानसून नहीं आया बस, मानसून नहीं आए, और कई बार ये बंगाल साइड तक चले जाते हैं, रात में भयंकर अल्टावा है, तो बंगाल साइड में रात्रियों करते हैं, उसे काल बैसाखी कह देते हैं। अब नाम से पता चलता है रात्रि को भयंकर गर्जना के साथ करते हैं असम और बंगाल में, लेकिन वहां फायदो बहुत है, वहां चा पटसन चावल बहुत फायदो मिले, तो उधर चाय वर्षा कह देते हैं उसको, बारदोली छीड़ा या चाय वर्षा नाम दे देते हैं। अभी मानसून नहीं है वत्स, मानसून से पहले थोड़ी बहुत वर्षा हुई, या आम पक गए, अम्र वर्षा कह दिया, फूल कौआ के फूल निकल गए, फूलों वाली वर्षा कह दी, थोड़ा बंगाल साइड में हो गई, काल वैसाखी कह दिया, रात्रि को खतरनाक होती, दिन में चाय को बड़ा फायदा मिलता है तो चाय वर्षा कह देते, ऐसे नाम है। अब थोड़ा सा आगे चले, अप्रैल के बाद में क्या आ गया, मई, और मई के बाद जून। जून में सूर्य यहां चमकना शुरू हुआ। अब बनेगी बात, तो सूर्य इस रेखा पर आ गया जून में, और इस रेखा पर आने का मतलब बच्चों यहां वायुदाब हो गया कम, और यहां समुद्र है, वैसे ही पानी है, यहां वायुदाब हो गया बच्चों ज्यादा। बस धीरे सी अब चलेगी। अब क्या हुआ कि ये वायुदाब ज्यादा होती कब, जून में, अपने गर्मी पड़े नहीं, तो इन्नो हवा इनने चाल पड़ी, बोल चालो भाई चालो, ये भाइयों चालो, ये इनने राजस्थान चला, इनने चला, आपने हवा किधर से किधर चलने लग गई। वायुदाब या ज्यादा हुआ तो इधर कम की ओर चलना शुरू हो, लेकिन ऐ सीधी कौन चाला है, क्योंकि सीधो तीरियो कदी चाली कोई। फेरेल का एक नियम है, कॉर्नोसियस बल बोलते हैं उसे, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो ये हवाओं पे भी प्रभाव पड़ेगा। बस इतना याद रखना कि इस हवा की तरफ पीठ कर लो, ये आपके दाईं ओर मुड़ेगी, यानी ये हवाएं सीधी न चल के बच्चों, हवाएं थोड़ी सी मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, इधर, ऐसे ऐसे। अब समझो बात में, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, ये कौन सी दिशा है, पूर्व, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। ये हवाओं का नाम हमेशा जिधर से हवाएं आती है वही नाम पड़ता है। जैसे पूर्व की ओर आई तो पूर्वाई नाम दे दियो, तो हवाएं जिधर से आ रही है वही नाम होगी। ये हवाएं किधर से आ रही है, ये दिशा कौन सी, दक्षिणी, ये कौन सी, पश्चिमी, यानी ये हवाएं किधर से आई है, हिंद महासागर से उठ के दक्षिणी पश्चिम से, और इस मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। समझता जाइयो टाबरो, समझता जाइयो। सर ये टॉपिक तो खिचड़ी बन रहे, नहीं बन रहा, इससे आसान हो ही नहीं सकता, तू बीच में आया इसलिए तेरी खिचड़ी बन गई। बात को समझो यार, बड़ी काम की चीज है ये, कंसेप्ट समझो इसको।
यहां वायुदाब कम, यहां हवाएं चली, हवाएं इधर मुड़ गई। अब क्या होगा, यहां से जो हवाएं उठी और सबसे पहले यहां टकराई, कब? जून के पहले सप्ताह, लगभग 5 जून, फिक्स नहीं है लेकिन जून के पहले सप्ताह। यहां क्या है? केरल। भारत में सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है? केरल। अब मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, भारत में सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है? और उसमें केरल ऑप्शन नहीं है, उत्तर बताओ। उत्तर बताओ, अब तुम्हारा पता चलेगा। भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां पहुंचता है? रीटमैन का कोर्स कब स्टार्ट होगा? शुरू ही है, बताओ। मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ, कमेंट बाद में करना। मालाबार तट भी ऑप्शन नहीं है, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया हुआ। तुमने मजाक बना के रख दिया। समझो भाई साहब, समझो। सबने केरल रट लिया, इससे नीचे अंडमान निकोबार। भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है, जो रीट में पूछा गया था इस प्रश्न को। और भारत की मुख्य भूमि में सर्वप्रथम केरल पे पहुंचता है। अब क्या हुआ, यह मानसून था कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून बच्चों यहां टकराया, टकराते इसके, क्योंकि यह स्तर भाग आ गया तो इसके 2 शाखाएं बंट गई। मैं दोबारा चित्र गोड़ों की, ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी। ये कौन सी है? पश्चिमी। इधर से मानसून आया, सर्वप्रथम कहां पहुंचा? केरल। भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां पहुंचा? केरल। लेकिन अभी तो राजस्थान बाकी है, राजस्थान तक अभी नहीं पहुंचा है, ये शाखाएं आगे जाएगी। अब वहां क्या, अभी मानसून का नाम था दक्षिणी पश्चिमी। यहां मुख्य शाखा से टकराने के बाद इसके 2 पार्ट बन गए, और यही हमें पढ़ने। एक तो ये अरब सागर है, तो एक तो ये अरब सागर का पानी आगे जाएगा, तो इसे बोल दिया अरब सागर की शाखा। और एक बंगाल की खाड़ी का पानी भी तो ऐसे चलेगा, तो इसका नाम दे दिया बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो मुख्य भूमि से टकराया, टकरा के उसके 2 पार्ट बंट गए, एक तो अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर की शाखा। यहां से पानी उठा, यहां बारिश की, लेकिन यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। यहां पहाड़ियां हैं, इसके इधर वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो कि आप कोई ट्रक खड़ा है, ट्रक के इधर से पानी मार रहे हो, ट्रक के, क्या उस साइड में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो पानी आपने इधर से, जैसे ये पहाड़ है, इसके इधर से पानी बादल टकरा रहे, उसके उस साइड में, उसे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो भारत में अगर कहीं किसान सुसाइड करते हैं तो वो ये एरिया है, ना तो इधर वाला मानसून आता है ना इधर वाला आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से। अब यहां से मानसून उठा, यहां नर्मदा नदी इनके बारिश करते हैं, मेरे यहां यूपी साइड में यहां तक पहुंचा, और ऐसे करते करते एक शाखा हमारे राजस्थान भी पहुंच गई। बधाई हो, बधाई हो वत्स, बधाई हो। कौन सा? अरब सागर वाला। ये आया राजस्थान। सबसे पहले कहां पहुंचा? बांसवाड़ा। भारत ने मानसून पहुंचने के लगभग 15 दिन बाद हमारे यहां पहुंच जाएगा, मध्य जून। भारत में जून का प्रथम सप्ताह, और यहां कब पहुंचेगा? मध्य जून के अंदर बांसवाड़ा पहुंचा। फिर यहां सिरोही वगैरह रुद्रपुर में बारिश करेगा, फिर अरावली आ गई। ऐसे ऐसे आने की वजह से बेचारा कहीं टकराएगा नहीं, टकराएगा नहीं तो सीधा निकल गया, आगे जाके हिमाचल वगैरह वहां बारिश करती। याद क्या रखना है, राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा मानसून पहुंचता है? अरब सागर का। कहां पहुंचा? बांसवाड़ा के अंदर। फिर इस साइड की ओर बारिश कर देगा थोड़ी बहुत, फिर सीधा निकल जाएगा, क्योंकि अरावली ऐसे है, कहीं टकरा नहीं पाता बेचारा, इसलिए सीधा निकल गया। ये तो है अरब सागरी। कोई प्रश्न क्या बना? राजस्थान है सर्वप्रथम किस शाखा का? क्योंकि राजस्थान में कुल वर्षा का 10% तो अरब सागर से ही होता है, जबकि 90% बंगाल की खाड़ी से होता है। अब समझो कि बंगाल की खाड़ी से कैसे होता है, कहानी अब समझ में आएगी आपकी। यहां देखो, आओ, ये अरब सागर, ये भारत के इस एरिया में, इस पूरे तट पे बारिश करेगी, फिर यहां यूपी ऐसे करते हुए आगे निकलेगी, राजस्थान में यहां से टच होते हुए आगे मानसून निकल जाएगा। यहां कुछ पहाड़ियां हैं मेघालय की, गारो, खासी, जैंतिया,
ऐसी है वो पहाड़ियां कीप की तरह ऐसी। अब देखो यहां से भयंकर पानी उठ के जैसे ही यहां पहुंचा इस साइड में असम में गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी, और भाई साहब आग लगा दी, समझो आग लगा दी। खतरनाक काम होता है क्योंकि इधर से बंगाल की खाड़ी का जल आया और पहाड़ियां ऐसे आवे बारिश आवे बारिश। असम मेघालय साइड में वर्षा ऋतु में बच्चों इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, इतने चरम रोग हो जाते हैं उन लोगों के। कारण यह होता है कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूर्य जैसे थोड़ा सा ताप बढ़ा 10-11 बजे, तापमान बढ़ते वायुदाब कम हुआ, इधर से आया बारिश, हालत खराब हो जाती है उधर। और इस क्षेत्र में इतनी बारिश हुई, यहां गारो खासी जैंतिया पहाड़ी में 2 स्थान है, एक तो चेरापूंजी, एक है मानशिवराव। ये दोनों नाम याद रखना। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है चेरापूंजी और मानशिवराव। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से? चेरापूंजी और मानशिवराव। पहले चेरापूंजी था और वर्तमान में थोड़ा सा मानशिवराव आ गया है। ठीक है, क्या कह रहे हो ठाकुर? कुछ तो बोल रहे हैं गुरु जी, आज तो बहुत ही सोना लागो। थैंक यू। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इस साइड में बारिश हुई, बारिश होते ही आर्द्रता बढ़ जाती है, ठंड हो जाती है, ठंड होने की वजह से यहां वायुदाब हो जाता है कम, और हमारे यहां बारिश हुई नहीं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सॉरी वायुदाब ज्यादा, बारिश होने के कारण क्यों नमी आ गई, वायुदाब ज्यादा हो गया, यहां सूर्य की किरणें और वायुदाब यहां हो गया कम। तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाला यहां था, यहां से फिर बोले भाई राजस्थान की ओर चलो, वो हमारे राजस्थान की ओर चलना शुरू हो जाते। समझ में आए क्यों चले? वहां आर्द्रता बढ़ गई, बारिश ज्यादा की, तो यहां पर सूर्य किरणें सीधी, बारिश हो नहीं रही है, तो यहां वायुदाब हो गया कम, तो वो बंगाल की खाड़ी वाला इधर चल पड़ा। वो अरब सागर वाले से मिलेगा भी, बोल भाई यार कब के बिछड़े हुए हैं। वो यूपी साइड में अरब सागर वाला बंगाल वाला मिलता भी है, थोड़ी बहुत बारिश भी होती है वहां। और ये दिशा पूर्व है, और ये मानसून राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करता है? पूर्व दिशा से। इसलिए बूढ़िया कह के भाई पूर्वा चाले बारिश हुए, बूढ़िया नहीं नॉलेज हो पूर्वा। थाना ध्यान रखनी है कि ये पूर्वाइयां कहां से आती है बच्चे, ये बंगाल की खाड़ी की उधर जाके उधर टकरा के फिर इधर आती है, और ये मानसून सबसे पहले पहुंचेगा झालावाड़, यहां भयंकर बारिश करता है। अरब सागर की शाखा सर्वप्रथम कहां पहुंची? बांसवाड़ा। बंगाल की खाड़ी की कहां पहुंची? झालावाड़। और बारिश करते हुए बांसवाड़ा में करेगी, इधर बारिश इधर करते करते करते, और यहां तो अरावली आ गया, और अरावली के उधर वर्षा ही वर्षा न्याल कर दिया भाई जी, और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया पूरा मरुस्थल। और यहां जैसलमेर तक पहुंचते पाए बेचारे बादल में की कौन बचे, वर्षा होती नहीं है। सबसे कम वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान का चेरापूंजी, क्योंकि वैसे देखे झालावाड़ ये भी मानसून ले लेता है, इधर वाला भी ले लेता। दूसरा सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, क्योंकि आबू अरब सागर वाला भयंकर वर्षा लेता है। अब जहां बारिश ज्यादा होगी वहां चिपचिपा सा हो जाता है, आर्द्रता बोलते हैं इसे। चिपचिपे को मतलब आर्द्रता, यानी पूरे दिन यहाँ की ही रहे, बारिश ही बारिश हुए। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, सबसे कम आर्द्रता रहती है फलोदी की। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। शांति पावरो, आज तो एक ही मानसून करा पाऊंगा, बहुत जक्के हूं मैं, बहुत जक्के हूं। हाँ। अरे बहुत कंसेप्ट सीधा सीधा प्रश्न है ये, कल इसको कंप्लीट करेंगे हम, पूरे के पूरे को कंप्लीट कर देंगे। लियो भाई लियो, के लियो तुरीना रिटमैन चल रहा है ना, क्या समस्या आई? हाँ, किसी को बुक वगैरह मंगानी हो, ये सोर्स में देखो, इसको लिखवाना थोड़ा सा मुश्किल है, या तो मैं पूरी बुक की फोटो डाल दूंगा आपको, वरना फिर वो छोटे वाली बुक है नॉर्मल सी, मार्केट से ले आना या दुरीना पे जाकर उसको ऑर्डर कर दो, घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल करेंगे बाकी लोट।